चलिए आइए चैप्टर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 7 है आपके पास ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल्स चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस पर गौर कर लेते हैं फटाफट। ट्राइंगल्स चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट वर्ड। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है भाई? इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल वर्ड सेम चीज है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड जो यूज किया जाता है वो बेसिकली फिगर्स के लिए यूज किया जाता है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड जो यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? फिगर्स के लिए। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे आदित्य के मार्क्स मैथ्स के और प्रीत के मार्क्स जो है अगर वो सेम आए हैं तो आप उन्हें बोलेंगे कि हाँ भाई प्रीत के मार्क्स इक्वल हैं आदित्य के मार्क्स के। मार्क्स की जब बात करते हैं, वैल्यूज की, नंबर्स की बात जब करते हैं, तो जब कभी नंबर्स की बात करते हैं आप किस वर्ड का यूज करते हैं? इक्वल। क्या हो गया? तो जब कभी भी आप नंबर्स का यूज करते हैं आप किस वर्ड का यूज करते हैं? इक्वल। ठीक है, जब कभी डिजिट्स के साथ, नंबर्स के साथ हम डीलिंग करते हैं हम हमेशा इक्वल वर्ड यूज करते हैं। और जब कभी भी हम अपने आसपास की चीजों के साथ डील करते हैं, फिगर्स के साथ डील करते हैं, तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं? कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए भाई मान लो मैंने एक फोन लिया और आदित्य ने भी फोन ले लिया। अब बिल्कुल वही। ठीक है, अब मैं कहूंगा, अब आदित्य ये नहीं कहेगा कि नहीं भैया मेरा फोन और आपका फोन इक्वल है, वो ये कहेगा कि भैया मेरा फोन और आपका फोन कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट का मतलब दूसरे उसमें ऐसे भी बोल देते हैं, सेम शेप एंड सेम साइज। जिसका शेप और साइज सेम होता है उसे ही क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बेसिकली फिगर्स के लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए नहीं। और इक्वल वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? नंबर्स के लिए। इक्वल का सिंबल आपके पास इस तरीके का है, ये तो आप सब जानते हो। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके का, इस तरीके का आप सांप सा बनाते हैं फिर नीचे एकदम लगाते हैं। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट सिंबल एंड दिस इज इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप एंड साइज आर सेम। ठीक है, समझ में आया? और एग्जैक्टली इक्वल है मामला, बिल्कुल हूबहू, जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम। शेप का मतलब हो गया हिंदी में बनावट, इसकी बनावट और आकार सेम है, मतलब वो कतई बराबर ही है, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज कॉन्ग्रुएंट वर्ड। अब जैसे मान लीजिए अब हम फिगर्स में मैथ्स में चलते हैं, क्योंकि मैथ्स में डीलिंग कर रहे हैं हम रियल वर्ल्ड में डीलिंग नहीं कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में मत जाइए, अभी फिलहाल के लिए मैथ्स में रहिए। मैथ्स में ज्योमेट्री में आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे लाइन सेगमेंट से। तो लाइन सेगमेंट भी एक तरीके से फिगर्स ही है। ठीक है, तो भाई आपकी लाइन L1 और लाइन L2 ये कब कॉन्ग्रुएंट मानी जाएंगी? मतलब दो लाइनों का कॉन्ग्रुएंट होना किस चीज, लाइन में होता क्या ये बता दो आप। मेन चीज क्या है लाइन में? उसकी लेंथ। अगर दो लाइनों की क्या इक्वल हो जाए? लेंथ। तो आप कह दोगे कि पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन कैसी है? कॉन्ग्रुएंट। तो दो लाइनों को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनकी लेंथ को क्या करना पड़ता है? इक्वल करना पड़ता है। मतलब ये लेंथ 5 सेंटीमीटर की और ये वाली लेंथ भी 5 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे कि दोनों की दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, पवन आप पीछे लो, लेट अखिल कम अहेड। तो लाइन L1 कॉन्ग्रुएंट है लाइन L2 का। ये आपकी फर्स्ट वाली लाइन और आपकी सेकंड वाली लाइन आपस में कैसी है? कॉन्ग्रुएंट। आप ही कह सकते अगर इनकी लेंथ आपस में कैसी हो? इक्वल है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट के बाद आप पढ़ेंगे सर्कल। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? पहले अखिल ये बताओ सर्कल में मेन चीज क्या होती है? भैया
नहीं नहीं, ये नहीं होता। विश्वजीत, सर्कल, सर्कल के रिगार्डिंग थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सर्कल में जो, हाँ मतलब सर्कल में जो मेन बात है, सर्कल में जो मेन चीज होती है वो है रेडियस। सरफेस तो सर्कल के बाद बनता है, मेन जो कंटेंट है वो होती है रेडियस। सेंटर भी इंपॉर्टेंट है, कहां रख के बनाओगे दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट रेडियस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। मतलब मेन जो चीज है सर्कल में वो रेडियस। जैसे आप लोगों में अगर मैं पूछूं मेन चीज, मतलब आपकी बॉडी में, मतलब मेन चीज आपकी मतलब बॉडी किस चीज से बनी हुई है? नहीं नहीं सेल वो सब तो ठीक है, वो तो आपका बहुत ही बेसिक, उसमें आप चले गए। मतलब अगर आपको पूछा जाए तो बोन्स को मान्यता ज्यादा दी गई, बोन्स हड्डियों को। इवन इवन आपके इवन इवन लेट मी कंप्लीट, इवन आपके जो सेल्स हैं वो भी बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है? तो सेल कंस्ट्रक्शन भी बोन से ही है, तो बोन्स को ज्यादा मान्यता, ठीक है? इसी तरीके से सर्कल में जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पार्ट जो है वो रेडियस को रखा गया। लाइन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? उसकी लेंथ होती है। तो अगर दो लाइनों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनकी लेंथ बराबर कर दी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो सर्कलों को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनकी रेडियस इक्वल करना, ठीक है? तो अगर आपके पास दो सर्कल हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्कल फर्स्ट और ये सर्कल सेकंड, तो अब इस केस में आपकी जो रेडियस 1 है और ये वाला, सो दिस इज रेडियस 1 और ये रेडियस है आपके पास रेडियस 2। तो ये दोनों रेडियस आपकी कैसी होनी चाहिए? पहले इक्वल। रेडियस 1 अगर इक्वल होगी रेडियस 2 के, तो आप कह पाओगे कि सर्कल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट। किसके? हाँ जी पूछिए। सर्कल का चैप्टर है आगे चल के, बट नहीं, इट्स इन द सिलेबस, पैरेललोग्राम नहीं सिलेबस, ठीक है? तो उसमें भी कॉन्ग्रुएंट करवाते हैं? नहीं नहीं, उसमें क्वाड्रिलेटरल्स आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल मजेदार चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल जब आप पढ़ेंगे ना, ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लाइंस एंड एंगल्स जिस बच्चे को आता है उसको ट्राइंगल आएगा, जिसको लाइंस एंड एंगल्स नहीं आता ना उसको ट्राइंगल नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो लाइंस एंड एंगल्स सीखो भाई। हाँ वो जो भी आपका, अब आपकी वजह से अगर वो नुकसान हुआ है तो आप मैनेज करेंगे कैसे करना है, ठीक है? उसके बाद आपको लाइंस एंड एंगल्स आएगा, आपको ट्राइंगल आ जाएगा, आपको ट्राइंगल आएगा, आपको क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल के बाद है आपके पास सर्कल। बीच में एक और चैप्टर हुआ करता था पहले, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम भी इन्हीं का पार्ट था। तो लगभग 5 चैप्टर थे इंटरकनेक्टेड, अब 4 रह गए हैं, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। 12 चैप्टर में से 4 चैप्टर ये हैं, ये 4 चैप्टर हैं। और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, यही चैप्टर आगे चल के 10th में एडवांस्ड वर्जन में थोड़े से, तो आपको 9th का आना चाहिए भाई। नहीं आएगा तो फिर 10th वीक रहेगा आपका, फिर आप बोलेंगे, ठीक है? तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए, जरूर ये चीजें आपको दोबारा 10th में मिलेंगी, लेकिन इससे आगे बढ़ेगी कहानी, ये रिपीट नहीं होगी, ठीक है? पार्टिसिपेट करो। तो दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट करने हैं आपको तो उनका क्या चीज इक्वल करना चाहिए? रेडियस। चिंता मत करो, इसका कोई यूज नहीं है, बस ये आप तो एक पीछे से हिस्ट्री जनरेट कर रहे हैं। पढ़ेंगे तो हम ट्राइंगल्स, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स, तो हम ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे अब। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगर दो स्क्वायरों को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना हो, स्क्वायर्स, अब आप बताइए स्क्वायर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्क्वायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक्चुअली साइड्स और एंगल्स दोनों होते हैं, लेकिन साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर साइड्स, और इसमें साइड्स को बोला जाता है एजेस, तो अगर आपका ये वाला साइड या एज नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो अगर आपका इस वाला, ये वाला एज और इसका एज आपस में कैसा हो जाए? इक्वल हो जाए, मतलब इस एज की लेंथ या इस साइड बोल लेते हैं, साइड 1 इक्वल हो जाए किसके? साइड 2 के। तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर 1
कॉन्ग्रुएंट है स्क्वायर टू। चिंता मत करो इस चीज के बारे में, हम इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए। लाइन को अगर कॉन्ग्रुएंट कराना था तो आप लेंथ इक्वल करते थे, सर्कल को कराना था तो क्या करते थे, रेडियस, स्क्वायर को कराना है तो उसकी साइड्स। अब हम बात करेंगे किस पे, ट्राइंगल पे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, और इस पे हमें डिटेल्स कलेक्ट करनी, और पूरे के पूरे चैप्टर में इसी पे ही बात है, और पूरा का 2 एक्सरसाइज है, दोनों दोनों इसी पे निपटेंगे। बोलो दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, हाँ 7.1 करवाएंगे, पूरी 7.2 करवाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक करवाएंगे, क्वाड्रेटिक की दोनों एक्सरसाइज। ठीक है, ट्राइंगल्स की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ट्राइंगल्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है ये बताइए, साइड्स और एंगल्स। इसमें एंगल्स को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि एंगल साइड, कभी कभी साइड सेम होती है, ठीक है, साइड सेम होने से भी आपके दो ट्रायंगल आपस में कभी कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि मतलब चीजें थोड़ी सी बदलती हैं, तो आप मतलब ट्रायंगल्स में आपको दोनों चीजों को महत्व दिया उन्होंने, साइड्स को भी और एंगल्स को। तो अगर आपको दो ट्रायंगलों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट, तो हिसाब से अखिल क्या करना चाहिए, साइड और एंगल्स को मतलब इक्वल करा देना चाहिए। इस ट्रायंगल की सारी साइड उस ट्रायंगल की सारी साइडों को इक्वल करा दीजिए, इस ट्रायंगल के सारे एंगल उस ट्रायंगल के सारे एंगलों को इक्वल करा दीजिए, तो शायद दो ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, भाई बात तो सही है, ऐसा करने से हो तो जाएंगे, ये मैं आपको बताया। लेकिन लेकिन भाई मान लीजिए जैसे उन्होंने ये चीज बोली कि यार सारी साइडें और सारे एंगल देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं 5 तरीके बताता हूं, इन 5 तरीके से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। बोला कौन कौन से, उसने सबसे पहला दिया हिसाब किताब एस एस एस, इसको कहते हैं क्राइटेरियास। क्या कहते हैं इसको, क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशंस। ये कंडीशन है किस चीज की, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करवाने की। मतलब अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कराने हैं तो कुछ कंडीशन होंगी ना, किस किस चीज के तहत करवा सकते हो। आपने बात बिल्कुल सही बोली, सारी साइडों को सारे साइडों के सारे एंगलों को सारे एंगल करा दो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसने बोला इतना कुछ मत कराओ, ये 5 कंडीशन दे रहा हूं, इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो ट्रायंगलों को क्या मान लिया जाएगा। वो 5 कंडीशन कौन कौन सी हैं वो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे, बस स्टोरी इतनी ही है इस चैप्टर की। ठीक है, तो वो 5 कंडीशन जाननी है आपको। पहली कंडीशन, और कंडीशंस को क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया। प्लूरल फॉर्म है तो क्राइटेरियन, वैसे क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास कंडीशन आ रहा है वो है एस एस एस। एस 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 का मतलब है यहां पर साइड साइड साइड, मतलब है एक ट्रायंगल की 3 साइड है, अगर दूसरे ट्रायंगल की 3 साइडों की तीनों साइडों के इक्वल हो जाए, चाहे बेशक एंगल इक्वल ना हो, एंगलों के बारे में कोई जानकारी भी ना हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये कह रहे थे ना तीनों साइड है, तीनों साइडों के और तीनों एंगलों के, मैं कह रहा हूं एंगलों की जरूरत ही नहीं, तुम खाली क्या करवा दो, बस 3 साइड करवा दो। इस ट्रायंगल की 3 साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की 3 साइडों के इक्वल करा दीजिए, दोनों ट्रायंगलों को क्या मान लिया जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है अखिल, सेम क्या, सेम क्या, शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिसका शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट वर्ड फिगर्स के लिए यूज किया जाता है, और इक्वल वर्ड नंबर्स के लिए यूज करते हैं। फिर हमने हिसाब किताब लगाया, भाई लाइंस को अगर कॉन्वर्ट करना है तो लेंथ इक्वल करा दो, सर्कल को करना है तो रेडियस करा दो, स्क्वायर को कराना हो तो एजेस करा दीजिए, साइड करा दीजिए, और चौथी चीज ट्रायंगल्स को कराना है तो साइड और एंगल्स। लेकिन फिर उसने हमारा मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, ये सारे साइड सारे एंगल कराने की क्या जरूरत है, 5 कंडीशन देता हूँ, 5 में से कोई सी करा दीजिए, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। पहली कंडीशन कौन सी पड़ी है, एस एस एस, मतलब अगर एक ट्रायंगल की अगर आप तीनों साइड हैं
दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल करा दो, चाहे बेशक एंगलों के बारे में बात ही मत करो, तो उनको क्या मान लिया जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। बोलो, उसके बारे में पढ़ लो, उसमें हिस्ट्री है। हाँ हिस्ट्री है उसमें चैप्टर की। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है एस एस एस, यहाँ एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से लिखना है आपको। देखिए सबसे पहले भाई हमें हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे और एक दूसरा ट्राइंगल, कैसा भी आप ले सकते हो उसको। ओके, यहाँ पर ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और लेट इट भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये वाला लेट इट भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर। क्या करें बाबू, ट्राइंगलों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स को दो बेसिस पर बांटते हैं, एंगल्स पे और साइड्स। एंगल्स के बेसिस पर जब बांटते हैं तो तीन तरीके के ट्राइंगल बनते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और साइड्स के अगर बेसिस पर बांटे तो तीन तरीके के ट्राइंगल बनते हैं, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है तीनों साइडें इक्वल। तो हाँ जी, जिस ट्राइंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं उसे कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट क्या हर ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, जिसमें एक भी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। जिसमें दो होती हैं उसको, और जिसमें तीनों होती हैं। ठीक, आइए, तो इस वाले ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे भाई, स्केलन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल नहीं है, इसकी तीनों साइडें अलग है ना। अरे समझ में आया, तो ये स्केलन ट्राइंगल एक तरीके से। दूसरा भी मैंने कोई ट्राइंगल लिखा, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिए, इस ट्राइंगल की बेशक तीनों साइडें आपस में अनइक्वल है, लेकिन इस ट्राइंगल की तीनों साइड है दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल है। गौर करिए, देखो 3 ये रहा, देखो 3 ये रहा, 4 ये रहा, 4 ये रहा, ध्यान नहीं है तेरा, पहले बता रहा हूं तेरे को। 3 ये रहा, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। तो भाई मुझे एक बात हो, इस ट्राइंगल की तीनों साइड है, क्या पल्ले वाले ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल हैं या नहीं है, बिल्कुल है। तो भैया ये ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे। मैंने देखो एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं करी है, नहीं करी ना बात, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये दोनों ट्राइंगलों की अगर कटिंग करी तुमने पेजेस में, चाहे बेशक मिला के देख लेना, तो ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल इस वाले ट्राइंगल के ऊपर छप जाएगा, पूरा ढक जाएगा, इतना सा भी पार्ट बाहर नहीं निकलेगा, और वो कतई बराबर ही होंगे। बोलो नहीं भाई, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ यार, आप समझ ही नहीं रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, स्केल लीजिएगा, 3 4 5 का ट्राइंगल बनाइएगा। अब कैसे बनाएंगे भैया ट्राइंगल, बता देते हैं कैसे बनाइएगा। ऐसे बनाइएगा कि पहले 5 सेंटीमीटर बना लीजिएगा स्केल रख के, ठीक है। फिर क्या करिएगा, यहां पर अपने स्केल से 3 सेंटीमीटर का कहीं भी लाइन खींच दीजिएगा, जहां मतलब यहाँ 3 सेंटीमीटर खींच देना, फिर दूसरे वाले यहां से रख के 4 सेंटीमीटर खींच लेना, आपका ट्राइंगल प्रिपेयर हो जाएगा। हालांकि ये चीज आपको कंपास से करनी चाहिए, पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची आपने, यहाँ कंपास गड़ा के 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, फिर 4 सेंटीमीटर की यहां से आर्क लगाई, फिर आपको पॉइंट मिलेगा जो यहां से 3 सेंटीमीटर और यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी में, फिर बनेगा आपका ट्राइंगल। फिर इस ट्राइंगल की आप कटिंग कर लीजिएगा बेशक से। फिर क्या करिएगा, फिर एक और ट्राइंगल प्रिपेयर करिएगा, लेकिन इस बार 5 साइड का नहीं, कौन साइड का, 4 का। यहां पे रख के 3 सेंटीमीटर का कट लगाइएगा, तो आपको पॉइंट मिल गया ना 3 सेंटीमीटर की दूरी वाले, और यहां से 5 सेंटीमीटर वाला लगाइएगा, ट्राइंगल बनाइएगा, ठीक है। और इसकी भी क्या कर लीजिएगा, कटिंग, और इस वाली कटिंग को इस वाली कटिंग पर रख के देखिएगा, इक्वल इक्वल बने। अभी तो आपने सेम वाले बता दिए, तो ये अगर अलग अलग हुए तो जब बताओ कैसे, जैसे भैया इसका है 3 4 5, तो भैया अगले आउट 6 5 नहीं होंगे ना कॉन्वेंट, तो आप सॉल्व करोगे इक्वेशन, नहीं होंगे कॉन्वेंट, मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इस ट्राइंगल की तीनों साइड है, दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों की इक्वल ही होनी चाहिए, इक्वल करानी है, इक्वल ही होंगी तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगी। इक्वल ही करानी, इक्वल कराओगे कैसे, नहीं कोई प्रॉब्लम, आपको देगा वो साइड, चिंता मत। देखो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा अभी,
मैं तो आपको बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। आप जो कह रहे हो ना बार बार कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट, तो मैं वो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है उसका एरिया और उसका एरिया दोनों का सेम आएगा। देखिए, और एरिया के लिए मैंने बता भी दिया, कटिंग्स लगा लीजिएगा एक दूसरे के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस चीज को अब हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे कैसे, थोड़ा सिंटेक्स भी तो देखना पड़ेगा ना कैसे लिखते हैं। अब सिंटेक्स को थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि सिंटेक्स लिखने में थोड़ा इश्यू पड़ता है बच्चों को। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है एन ट्राइंगल ए बी सी एंड एन ट्राइंगल पी क्यू। आपको सबसे पहले लिखना है इन। इन का मतलब है अब आप जो भी बातें करोगे वो इन्हीं ट्राइंगलों के बारे में होंगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू। समझ में आया? फिर ए बी सी की कौन सी साइड पी क्यू आर की कौन सी साइड के इक्वल है, इनके बारे में बातें होंगी। तो भैया इसका मतलब थोड़ा समझाओ दोबारा से। इन ट्राइंगल को लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल मान लो जैसे मुझे इस कमरे को और उस कमरे को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आपको लगता है पहले इन कमरों में आना तो चाहिए। अब बाहर से थोड़ी बताओगे, पहले इन कमरों में आओगे, फिर कहोगे देखो ये वाली दीवार इस वाली दीवार के बराबर, ये वाली दीवार दोनों में कॉमन है ना, ऐसी बातें तो करेंगे हम। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो आपको नहीं लगता पहले इन ट्राइंगलों के अंदर जाना चाहिए? तो वही किया है हमने, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैं क्या लिखूंगा कि भाई इस वाले ट्राइंगल का ए बी इस वाले ट्राइंगल के बताओ किसके इक्वल है, पी क्यू के या क्यू आर के? भाई देखो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। आप यहाँ देखिए ये 3 सेंटीमीटर का है, तो इस ट्राइंगल में देखिए ना 3 सेंटीमीटर कौन है, पी क्यू। तो इसका ए बी, इस वाले ट्राइंगल का ए बी, अच्छा इस वाले ट्राइंगल की जो भी साइड होगी वो इसी के नीचे लिखी जाएगी, और इस वाले ट्राइंगल की जो साइड होगी वो इसी ट्राइंगल के नीचे लिखी जाएंगी। तो इस वाले ट्राइंगल का ए बी इस वाले ट्राइंगल के किसके इक्वल होगा, किल पी क्यू के इक्वल होगा। और वजह क्या होगी, क्यों इक्वल है ये, क्योंकि दोनों ही क्या हैं 3 सेंटीमीटर। एस 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 प्रॉपर्टी तो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट के दौरान लगानी है, साइडों को इक्वल के दौरान नहीं लगानी। दो साइडें इक्वल क्यों है, यहाँ ए बी और पी क्यू क्यों तुमने इक्वल लिखी, वजह नहीं दोगे उसकी, दोनों 3 सेंटीमीटर की थी इसलिए इक्वल लिखा। तो वही लिखा मैंने, इस वाले ट्राइंगल का ए बी इस वाले ट्राइंगल का पी क्यू आपस में कैसे हैं, इक्वल है। वजह क्या दोगे, 3 सेंटीमीटर, दोनों की दोनों 3 सेंटीमीटर की है इसीलिए। अच्छा जी, फिर इस वाले ट्राइंगल का बताओ कोई और साइड, बीसी इस वाले ट्राइंगल के पी आर के इक्वल है। वजह क्या है, दोनों की दोनों 5 सेंटीमीटर की हैं। इस वाले ट्राइंगल का एसी इस वाले ट्राइंगल का 4 सेंटीमीटर इंच। ठीक है, ये वजह है। बी लॉजिकल, आप जो भी लिख रहे हो उसकी कुछ वजह होगी। अब जैसे ही आपने ये बात लिख दी, अब आपने सिद्ध कर तो दिया कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड है, इस ट्राइंगल की तीनों साइडों की क्या है, इक्वल है, इक्वल है, साइडें इक्वल है, तभी तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कैसे हैं। अब इस बात को लिखेंगे हम कि भाई ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। अब वो हमें देखना पड़ेगा, भाई देखो एबीसी ट्राइंगल हमेशा पी क्यू आर ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कौन से अल्फाबेट की जगह कौन सा अल्फाबेट चल रहा है। मतलब इस वाले पहले वाले ट्राइंगल में मैंने जानबूझ के किसको रखा हुआ है, ए को, फिर बी को, फिर सी को। तो इस वाले ट्राइंगल में दूसरे वाले में जो ए की जगह चल रहा है वो पहले आएगा, जो बी की जगह चल रहा है वो सेकंड पे लिखा जाएगा, और जो सी की जगह चल रहा है वो थर्ड पे। ऐसा कुछ नहीं है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, वो तो आप गौर करोगे कौन सा किसकी जगह। भैया ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा किसकी जगह है, उसको पता लगाने का तरीका देखिए क्या है, उसको पता लगाने का कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ए बी और ए सी में कॉमन चीज क्या है दोनों में, ए
तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो ना, इन दोनों में ए आ रहा है, इसमें और इसमें कौन आ रहा है? क्यू। इसका मतलब ए जब जब आया है तब तब कौन आया है? क्यू। तो ए की जगह क्या चल रहा है फिर? पी स्टार्टिंग में जरूर है, लेकिन ध्यान रखिए लाइन सेगमेंट को आप पलट के लिख सकते हैं, इसीलिए आप इससे जज मत करिए कि ये स्टार्टिंग में, तो ये स्टार्टिंग में, तो भैया ये इसकी जगह चल रहा है। उसको पलटा जा सकता है, लाइन है ना भाई। मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए ए बी लाइन है, आप इसको ए बी भी लिख सकते हो और आप इसे बी ए भी लिख सकते हो, ये सिखाया हुआ है मैंने आपको। ए बी को बी ए लिखा जा सकता है, पलट के लिख सकते हैं ना। तो भाई इससे मत चैलेंज करिए कि भाई स्टार्टिंग में ए है, यहाँ स्टार्टिंग में पी है, तो ए की जगह क्या चल रहा है? पी। भाई पलट, वो मान लो कल क्यू पी लिख दे वो, ठीक है। तो पता लगाने का बस एक ही तरीका है कि भाई आपको कॉमन चीज देखनी है कि जब जब ए आया हो तब तब कौन आया है, उस पर बात हो, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तो इसमें और इसमें ए है, तो इसमें और इसमें कौन है? क्यू। तो ए की जगह क्यू। अब फाइनल हो गया है, ए की जगह कौन है? अब आप खुद देखिए, ए की जगह फाइनल हो तो गया, कौन है? तो इसका मतलब बी की जगह कौन है? अकेला जो बचा है वो अकेला, बी की जगह आया समझ में? कॉमन से पहला वाला पता लगाते हैं, फिर पता लगाते हैं, अब जब फाइनल हो गया एक वाला, फिर दूसरा पता लगा लेते हैं। भाई वो एक की जगह फाइनल है, तो बाकी जो बच गया, इधर जो बच गया वो दोनों से। अब तीसरा, भाई जब बी की जगह पी फाइनल हो चुका है, तो इसका मतलब सी की जगह कौन चल रहा है? सी लास्ट में है, तो आर लास्ट में है। और वजह, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट क्यों है? वजह क्या है इसकी? बाय एस एस एस। देखो ना, आपने तीनों साइडों को इक्वल किया ना, तो आप रीजन नहीं लिखोगे इसका? एस एस किसको देख के लिख दोगे? अरे एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ बताना भैया। हाँ क्या लिखोगे? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, बताना किसके लिखोगे? कैसे, क्या सोच के लिखा? रुक जाओ एक मिनट, हाँ क्या सोच के लिखा? क्या सेम? क्यू की लेंथ ए की लेंथ के इक्वल है, ये कहना चाहते हैं? कहाँ इक्वल है? पॉइंट की लेंथ कहाँ होती है? एक पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है। तू कह रहा है 3 सेंटीमीटर, मैं कह रहा हूं 3 सेंटीमीटर, यहाँ पी पे भी तो था। पी क्यों नहीं बोला तूने एक ही जगह? तूने एक ही जगह क्यू क्यों बोला है? बता क्या रीजन है इसका? तूने एक ही जगह पी क्यों नहीं बोला? 3 तो पी के साथ भी लिखा है, तो बता दे पी क्यों नहीं बोलता। तूने ए के साथ क्यू ही क्यों बोला, बस ये बता दे। तूने पी क्यों नहीं बोला, मैं ये पूछ रहा हूं। तू कह रहा है 3 सेंटीमीटर, मैं कह रहा हूं पी के साथ भी 3 सेंटीमीटर, अब बता। डायग्राम देख के आप ऐसे जज नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा अगर आप ये बोलते तो मुझे खुशी होती। ट्राइंगल डायग्राम देख के भी जज हो जाएगा, लेकिन देखो उसका तरीका है, उसका तरीका ये है, ए जो है वो किससे घिरा हुआ है? 3 और 4 से। अब आप यहां देख लीजिए 3 और 4 से कौन घिरा हुआ है? देख लीजिए, इसके एक तरफ 3 एक तरफ 4, तो इसका मतलब एक ही जगह क्या चलेगा? क्यों? अब तो यहां गौर कर, बी किससे घिरा हुआ है? 3 से और 5 से। अब तो इधर बता दे कौन है, तो यहाँ पी लिख। अब सी को देख ले किससे गिरा है? 4 से और 5 से, तो 4 से और 5 से कौन गिरा हुआ है? आर, तो लिख दे आर। ऐसे बताता हूं तो ज्यादा खुशी होती मुझे, ठीक है। तो डायग्राम देख के भी जज किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, बट अभी फिलहाल जब आप इसको देख रहे हो तो इन पर गौर कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। आपको कॉमन देखना होता है, कॉमन कहां चल जाए। कॉमन एक एक पॉइंट, एक अल्फाबेट निकल जाए बस, बाकी जो बच गए फिर वो है, एक तो निकले पहले मामला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है।